Assalamu alaikum. So today our topic is गांधीयन प्रिंसिपल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को हमने पहले ही पढ़ा है। आज हम गांधीयन प्रिंसिपल्स पे थोड़ी नज़र डालेंगे। गांधीयन प्रिंसिपल्स, दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। ये जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है, नाम से ही हमें पता चलता है कि महात्मा गांधी, जिनको फादर ऑफ इंडियन नेशन कहा जाता है, ज्यूरिंग नेशनल मूवमेंट गांधी ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, गांधी के कुछ आइडियाज़ थे इंडियन सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। उन आइडियाज़, उन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो कौन कौन सा प्रिंसिपल है, कौन कौन सा आर्टिकल डिनोट करता है? तो पहला है आर्टिकल 40 जो डिनोट करता है, पहला गांधीयन प्रिंसिपल, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी to enable them to function as units of self-government. We know India is a large country. It's one of the diverse countries in the world, and it's not possible for administration to be run at one place or two places. तो इस समस्या को सुलझाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने 3rd tier स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट भी दिया है इन द फॉर्म ऑफ विलेज पंचायत्स। इसको हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। तो विलेज पंचायत है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में जब हम देखेंगे तो उसको हम पंचायती राज कहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गांधी इंडिया लिव्स इन विलेजेस। तो इन विलेजेस को सेल्फ सफिशेंट बनाने के लिए, इनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल विलेज पंचायत्स ऑर्गेनाइज करने का हुक्म दिया है, और इनको इतने पावर्स भी देने हैं, अथॉरिटी भी देनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से फंक्शन करे एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। दिस इज अंडर आर्टिकल 40। तो इन शॉर्ट अंडर आर्टिकल 40 पंचायत राज इज बीइंग मेंशन। उसके बाद है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे जिनमें सबसे अहम इंडस्ट्री होती है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो इसको प्रमोट करने के लिए इधर ऑन इंडिविजुअल लेवल और ऑन कम्युनिटी लेवल रूरल एरियाज में, ये भी एक गांधीयन प्रिंसिपल है। उसके बाद है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मीन्स एक जॉइंट वेंचर होता है मुख्तलिफ लोगों का एक जॉइंट वेंचर होता है, एक ग्रुप होता है जिनका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, तो उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ए कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू फुलफिल। तो जैसे अमूल है, तो टू प्रमोट उनकी वॉलंटरी प्रमोशन, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। और ये अंडर आर्टिकल 43 बी दिया गया है। बी का यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो आर्टिकल है ये इंसर्ट हुआ, ये प्रिंसिपल इंसर्ट हुआ है अमेंडमेंट के जरिए। उसके बाद है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो समाज में जो वीकर सेक्शंस है, एससीज है, एसटीज है, उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है। नॉट ओनली इट एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, और उनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ये यहाँ पे डीपीएसपी दिया गया है। ये आर्टिकल
46 में है। वही नो, क्योंकि हम जानते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनका मेन मदा और मकसद ये है कि वेलफेयर स्टेट को कायम करना है, तो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी को हासिल करना है। जब हम सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें तो वो तब तक रियलाइज नहीं होगी जब तक कि समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी स्टेटस को हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो ये भी एक डीपीएसपी है अंडर आर्टिकल 46। हमें क्या करना है, हमें एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स एससीज एसटीज और अदर जो बाकी वीकर सेक्शन समाज में हैं जैसे वुमेन है, ओल्ड पीपल है, उनके इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना है और उनको बचाना है फ्रॉम सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से। उसके बाद है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। हमें कंजप्शन, ये जो ड्रग्स हम लेते हैं उनको हमें, उनकी कंजप्शन को हमें प्रोहिबिट करना है, उनकी कंजप्शन पे हमें बैन लगानी, सिर्फ उन ड्रग्स की कंजप्शन पे हमें बैन लगानी है जो हमारे सेहत के खिलाफ है, विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ये आर्टिकल 47 है। उसके बाद है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज। ये जो गाय है उसकी स्लॉटर पे प्रोहिबिशन होना चाहिए। नॉट ओनली काउज, अदर काल्व्स जो विच प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉप, बिछड़ा एंड अदर मिलिच एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। तो टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिलिच एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, दिस इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 48। तो दिस इज, ये जो डीपीएसपीज है इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है कि वो इन डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करे या ना करे। उसके बाद है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो अब हम आज सिर्फ गांधीयन प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ेंगे, अब हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे। दीज प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। दे डायरेक्ट द स्टेट, वो स्टेट को कहते हैं टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला डीपीएसपी जो लिबरलिज्म को अपहोल्ड करता है वो आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 कहता है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री, देयर शुड बी यूनिफॉर्म रूल्स, इक्वल रूल्स फॉर ऑल पीपल। इट शुड नॉट बी दैट सम स्टेट्स आर बीइंग गिवन सर्टेन प्रिविलेजेस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 370 to J&K, Article 371 to North Eastern states. There are other states as well which are having certain advantageous position within Indian Federation. This should not happen. There should be uniform civil laws. So, uniform civil code. This was the main manifesto of BJP government. Article 44 to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Article 45 कहता है कि early childhood care and education हमें सभी बच्चों के लिए देना है जिनकी एज 6 ईयर से बिलो है। तो प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पे बात है, प्राइमरी एजुकेशन हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। उसके बाद है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। ये जो एग्रीकल्चर है और ये जो एनिमल हस्बेंड्री है उनको हमें मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स पे ऑर्गेनाइज करना है। वी नीड नॉट टू स्टिल फॉलो ओल्ड ट्रेडिशंस, वी शुड बी एक्वेंटेड विद द टेक्नोलॉजी, वी शुड बी एक्वेंटेड विद द साइंटिफिक प्रिंसिपल। जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, आजकल एग्रीकल्चर में हम काफ़ी ज़्यादा साइंस टेक्निक्स, साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए। जैसे इटालियन आज हम देखते हैं, इटालियन हम देखते हैं। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेव गार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो इम्प्रूव करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, उसको इम्प्रूव करना है और जो फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 48। उसके बाद है टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, places and objects of artistic or historic interests which are declared to be of national importance। तो हमें ऐसे मोनूमेंट्स बचाने हैं, एंशंट मोनूमेंट्स, प्लेसेस बचाने हैं या ऐसी जगहें बचाने हैं, चीज़ बचाने हैं जिनकी आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस है, जिनकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे ताजमहल है या उसके अलावा भी काफ़ी ऐसी जगह हैं इंडिया में
within the country which are having national importance, जैसे रेड फोर्ट है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 50 कहता है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 50 कहता है कि हमें जुडिशरी को सेपरेट करना है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द अफेयर्स ऑफ द जुडिशरी एंड वाइस वर्सा। आर्टिकल 50। अब है आर्टिकल 51। जहाँ तक आर्टिकल 50 का ताल्लुक, जहाँ तक जो भी अभी तक हमने DPSPs पढ़े, चाहे वो सोशलिस्टिक थे, गांधीयन थे या लिबरल थे, दे डील विद द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, हाउ वी विल मेक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट a better one। लेकिन जो आर्टिकल 51 है, इट डील्स विद द फॉरेन रिलेशंस ऑफ इंडिया टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। और जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ है उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात और ऑनरेबल रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए टू फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ है उसके लिए रेस्पेक्ट हासिल करने के लिए, या जो भी ट्रीटी साइन हुई है इंडिया और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान, जैसे शिमला एग्रीमेंट है, ताशकंद एग्रीमेंट है, या सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी हुई है, या इंडो US न्यूक्लियर डील हुआ है, या जो भी कोई ट्रीटी हुई है, obligations we are bound to obey that and to encourage settlement of international disputes by arbitration। or in case there are certain disputes are natural among countries, उनको सॉल्व करने के लिए इंडिया शुड फॉलो पीसफुल मीन्स। और जो पीसफुल मीन्स इंडिया को फॉलो करना है उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। दिस ऑल इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 51। आई थिंक DPSPs की क्लासिफिकेशन आज हमने कंप्लीट की है। सोशलिज्म हमने पहले ही पढ़ा था, आज हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़े, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पढ़े। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स।